हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग रीडिंग करेंगे मुख्यतः जो आज कारक स्टार्ट हुआ था उसका एक पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था टेम्परेचर ना। अब उसी में हम सेकंड पॉइंट लेंगे जल और थर्ड पॉइंट इज सॉइल। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट करंट जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन लोग आज के दो टॉपिक के बारे में रीडिंग करेंगे। एक छोटा टॉपिक है, सरल है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, वो है हमारा जल, इसके अलावा और सॉइल। ओके, जो जल होता है ना, देखो जल जैसे कि हमने आपको टेम्परेचर बताया था कि टेम्परेचर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट ए लाइफ ना, जीव के यानी कि जीव के जीवन के लिए जो एक मेन फैक्टर के रूप में कार्य कर रहा था वो था हमारा टेम्परेचर। लेकिन उसके अलावा भी हमने कई देखे, जैसे जल हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया, तो इन सब भी फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन मोस्ट जो आपको प्रेडिक्टेबल किया गया था वो था हमारा टेम्परेचर। और लेकिन अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर के बाद में आता है हमारा क्या, जल। ये होता है हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट। ओके, ये सेकंड इम्पोर्टेंट होता है जल। अब देखो जल जैसे कि अभी आप 12th में पढ़ेंगे जो कि होगा विकास। विकास एक चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक जीव का जो उत्पत्ति हुआ है किस जगह हुआ है या फिर किस प्रकार हुआ, ये सब आप अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन अभी बस इतना जान लो कि एक जीवन की जो उत्पत्ति होती है एनसीईआरटी की भाषा के अनुसार वो बोला गया है कि जल में हुई। किसमें? जल में। मतलब कि जो एक जीव की स्टार्टिंग सबसे पहला जीव आया वो हमारे जल में ग्रो किया, उसकी उत्पत्ति जल में हुई। ओके, तो अब देखो ये जो जल होता है ये कहीं पर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जैसे मरुस्थल में चले जाओ तो वहां पर आपको पानी की कमी मिलेगी। तो पानी की कमी होने के कारण वहां के जीव जो होते हैं वे उसके एडाप्टिव होते हैं, अर्थात बहुत कम पानी लेने वाले ही वहां पर जीव जीवित रहते हैं। इन सब के अलावा अगर जल का महत्व हम देखें, जल का महत्व हमारे मुख्यतः जो आपके चारों तरफ दिखते होंगे, पेड़ पौधे हो गए या फिर छोटे छोटे पादप हो गए, इनमें भोजन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, या फिर मिट्टी में उपस्थित जल के द्वारा जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं ना, तो आन सब चीजों में हम देखते हैं किसका इंपॉर्टेंस होता है, हमारे ये जल। ओके, अगर जल में एक बात और की जाए कि जो जैसे कि झरने हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गए ना, तो इन सब में बहुत से आप सोचते होंगे कि इनमें जो जल संबंधी धारणाएं होती हैं, मतलब कि जल संबंधी जो वहाँ का अनुकूलन होता है वो आराम से रह लेते होंगे, मतलब कि वे अपना जीवन जल वाले प्राणी जल बहुत अच्छी तरह व्यतीत कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्राणी जीव जल में रह रहे हैं वहां पर उनकी जल पर डिपेंडेंट करता है, मतलब कि जो जल का सांद्रता होगा उस यानी वो लवणीय माध्यम में है जल या फिर कम लवणीय माध्यम में, या फिर उसका पीएच देखेंगे, मतलब अम्लीयता के रूप में तो नहीं है या फिर क्षारीयता के रूप में। इसके अलावा मतलब उसके एक प्रकार से रासायनिक संगठन के रूप में देखा जाता है कि जल की उसकी मतलब लवणता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होता है, तो उस आधार पे जीव अपना अनुकूलन करते हैं, नहीं वहां पर निवास करते हैं। ओके, ये सब देख करके कि ये हमारे अगर हम किसी कोई प्राणी किसी पौंड में जाता है अर्थात तालाब में जाता है ना, तो अब जैसे वो कहाँ रहा था, नदियों में रह रहा था जहां पर जल लगातार सर्वाइव कर रहा था, चल रहा था, बह रहा था। तो अब वो किसी के माध्यम से वो पहुंच गए एक पॉन्ड में, तालाब में। अब वहां पर उसके जीवन के लिए वो अपने आप को देखेगा कि क्या हम यहाँ पर सही से सुरक्षित हैं या फिर यहाँ का जो जल का एक रासायनिक संगठन है, जल की लवणीयता कितना है, ये सब हमारे प्रति अनुकूल है कि नहीं। तो उसके आधार पर वो वहां पर रहेगा, वहां पर सर्वाइव करेगा। अगर उसके अनुकूल वो जल नहीं होगा तो वहां से वो पलायन कर जाएगा, फिर नदियों के द्वारा वो दूसरी जगह पर वो पहुंच जाएगा, है कि नहीं। अगर वो दूसरी जगह नहीं जा पाता तो यदि वो
अपने उस पॉन्ड के प्रति अपने आप को अनुरूप बना लेता है तो वो तो सर्वाइव करेगा। अगर वो उस पॉन्ड के यानी उस तालाब के प्रति अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाएगा तो उस जीव का डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, यानी वो जीव नष्ट हो सकता है। अब जो जल की लवणता होती है वो आपको यहाँ पर देखने से पहले एक चीज और समझ लो कि पृथ्वी पर जो जल होता है उसके बारे में बताया गया कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल है। कौन? पृथ्वी पर पाया जाने वाला मुख्य रूप से जो एकमात्र अकार्बनिक तरल है वो होता है हमारा जल, मतलब कि इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं उपस्थित होता है। ओके, इसके अलावा जो कि संसाधन के रूप में भी उपलब्ध होता है, आवास के रूप में, मतलब कि कई प्राणी जल के अंतर कंगत अपना निवास करते हैं आवास के रूप में ना। इन सब के अलावा ये इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के रूप में कार्य करता है, पारिस्थितिकी के रूप में यानी कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, या फिर जो जल की आवश्यकता होती है प्राणी की, पेड़ पौधों को, या फिर हमारे एयर को, तो उन सब की पूर्ण करता है जल, जो कि हम संसाधन के रूप में देख सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे अपन लोग जल की लवणता के बारे में। अब जल की लवणता जो होती है मुख्यतः वैसे देखेंगे तो आप जल कई प्रकार के पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल उसके लवणीयता की बात करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार के लवण है। हाँ, जो जल की लवणीयता दिखाई वो केवल मुख्यतः दो प्रकार की, एक तो पथ लवणीय अर्थात यूरिक हैलाइन, जो कि होता है बहुत ज्यादा लवणीय, सबसे ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, ये लगभग 30 से 35% पार्ट पर 1000 क्या है, पार्ट पर 1000 यह होता है, मतलब कि पर पार्ट पर 1000 प्रत्येक 100, जैसे आप कोई मात्रा लो कि 1000 ग्राम, तो उसमें 30 से 35 ग्राम इसकी लवणीयता होती है। तो ये बताया गया है कि पार्ट पर, मतलब कि जो पीपीटी आपको दिखाया गया है कि ये प्रत्येक 100 यानी प्रत्येक 1000 की मात्रा में लगभग इसकी जो लवणीयता कितनी होती है 30 से 35%। ओके, मतलब पार्ट 30 से 35% लवणीयता होती है पार्ट पर 1000। इसके अलावा अगर जो कम लवणीयता होती है वह हमारी होती है तन लवणीय, जिसे बोलते हैं हम स्टेनोहैलाइन, अर्थात ये तन लवणीय में मतलब कि जो मुख्यतः एक स्थलीय जल होता है, जो कि हम लोग इसको उपयोग में भी लाते हैं, जो कि ये होता है तन लवणीय। ओके, तो इसका अगर हम देखें तो कितनी मात्रा में इसके लवणीय उपस्थित होते हैं, ये होती है हमारी 5% पार्ट पर 1000, अर्थात प्रत्येक 1000 मात्रा में इसकी परसेंटेज कितनी होती है 5%, अर्थात उसकी 5% मात्रा उसमें उपस्थित होती है। ओके, इसके अलावा अगर जो सर्वाधिक लवणीयता पाई जाती है वो होता है, बोलते हैं कि यदि 100% से ऊपर वो पाया जाएगा वो होता है हमारा हाइपरसैलाइन। ओके, यानी कि अत्यधिक लवणीयता जिसमें पाया जाता है जिस जल में, उसे हम बोलते हैं हाइपरसैलाइन, जो कि होती है 100% से ज्यादा। ओके, अब इसको देखते हैं, हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक मृदा। जल के बारे में तो आप समझ गए ना। ओके, तो मृदा जो होता है दोस्तों यहाँ पर वैसे देखो मृदा किस प्रकार निर्माण हुई इसके बारे में तो ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस एनसीईआरटी की भाषा के अनुसार यह बताया गया है कि मृदा का निर्माण हुआ है वह मुख्यतः चट्टानों के अपक्षय के कारण, यानी चट्टानों के अपक्षय में टूटने के कारण मृदा की निर्माण हुई। ओके, तो वही यहाँ पर बोला कि मृदा चट्टानों के अपक्षय से बनी है, यह जीवित तथा अजीवित पदार्थों का मिश्रण है। उसके पहले पॉइंट जान लो कि मृदा अपक्षय की सबसे ऊपरी परत होती है, अपक्षय से बना है तो जाहिर सी बात है ये एक प्रकार से ऊपरी परत होगी, जो हम आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित अकार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। ओके, जिसमें कि ये अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो क्या बोला कि अब जो अपक्षय से बनी ऊपरी परत होती है या फिर परत के नीचे जो मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है, उसमें कई प्रकार के
खनिज भी देखेंगे, या फिर आंशिक रूप से उसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाएंगे, जो कि कुछ तो ऐसे होंगे कि लिविंग माध्यम में मतलब जीवित पदार्थ उपस्थित होंगे, या फिर कुछ होंगे नॉन लिविंग, जिसे अजीवित पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी सॉइल, जो कि चट्टानों के टूटने से बनी होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर दिया गया है कि यह जीवित तथा अजीवित पदार्थों का मिश्रण है। एक अगर मिट्टी में बात करें, उसमें लगभग देखो 45% मिनरल्स होता है, 25% वाटर होता है, एयर में 25% होता है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर होता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि होता है लिविंग प्लस नॉन लिविंग। ओके, यह होता है लगभग 5%। ओके, तो ये याद रखना। तो मृदा भी हमारे पर्यावरण को काफी इफेक्ट करती है, कि ये मृदा जो होता है किसी पौधे के ग्रो करने के लिए एक स्थान का कार्य करती है, जो कि उसे भोजन प्रदान करता है। किस माध्यम से? उसके जाइलम के थ्रू, मतलब जाइलम में उपस्थित जल की सहायता से जो इस मृदा उपस्थित होती है, मृदा में खनिज लवण होते हैं, तो उन खनिज पदार्थों को वो ट्रांसफर करती है कहाँ पर? पेड़ पौधों में। ओके, जिससे पौधे ग्रो करते हैं और पर्यावरण की एक जो निश्चित आवरण होती है उसको बनाए रखती है। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं लाइट के बारे में। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।